सो वेलकम यू ऑल टू क्लास 2 ऑफ द पॉलिटी। अब लास्ट क्लास में हमने व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। अब कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं पॉलिटी के। तो फंडामेंटल्स में पहले बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। कुछ ऐसी डॉक्ट्रिन्स एंड थ्योरीज आएंगी जिनसे हमको डील करना होगा, तो हम उनको पहले समझ लेते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। नाउ जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आप जितना ज़्यादा क्यूरियस होंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम, उतना आप अपडेट रहेंगे, और जितना आप अपडेट रहेंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो क्यूरियोसिटी अपनी आप सबसे आगे रखिए तैयारी करते समय। तो जैसे यहाँ पे आया डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, सो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि डॉक्ट्रिन क्या होता है। अभी मैंने कुछ बोला था कि आप कई सारी डॉक्ट्रिन्स एंड थ्योरीज पढ़ेंगे। सो डॉक्ट्रिन और थ्योरी में क्या अंतर होता है? देखिए, जो डॉक्ट्रिन होता है ये एक तरीके के सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं क्या पॉलिटी में कि हाउ वी आर गवर्न्ड बाय द फ्यू पीपल हु आर इलेक्टेड इन दिस कंट्री। अदर कंट्रीज में अलग तरीके से गवर्नेंस होता है, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो गवर्नेंस है ये कुछ एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स पे होगा। सो डॉक्ट्रिन इज अ सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल एंड कोडिफिकेशन। सो सेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स एंड कोडिफिकेशन ऑफ बिलीव्स, टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी चीज का कोडिफिकेशन हो रहा है, लाइक यू हैव रिसेंटली सीन देयर हैज बीन डन द कोडिफिकेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, ठीक है। तो कोडिफिकेशन होने का मतलब क्या है कि वी आर डिजाइनिंग सेट ऑफ रूल्स, वी आर एस्टेब्लिशिंग सेट ऑफ रूल्स कि हमको ये फॉलो ही करना है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं यहां पर? अब ये पॉइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन समझने के लिए कि These doctrines जब भी आप देखेंगे, so they are authoritative in nature. Authoritative in nature मतलब ये आपको एक तरीके से कोई ना कोई ऑब्लिगेशन है, आपको ये फॉलो ही करनी है, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन जैसे कि अलग अलग सेक्ट होते हैं, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनकी अपनी डॉक्ट्रिन्स होती हैं। तो रिलीजियस अथॉरिटी होती है जो कि उसको, उस डॉक्ट्रिन को बिलीवर्स को फॉलो करने के लिए कॉम्पेल करती है। उसी तरीके से अगर एक लीगल डॉक्ट्रिन है, तो लीगल डॉक्ट्रिन बाय लॉ यू आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू फॉलो। तो एक अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन है जब भी मैं डॉक्ट्रिन की बात करूंगा। अब दूसरी तरफ थ्योरी क्या होती है? थ्योरी इज इज एन एक्सप्लेनेटरी इन नेचर ओनली। थ्योरी एक तरीके की सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बनाई जाती है, ठीक है। किन का एक्सप्लेनेशन? कुछ ऑब्जर्वेशंस, बिलीव्स, रिसर्च। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ रिसर्च किया, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन उसका तैयार कर लिया। वो जो सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन है दैट इज व्हाट थ्योरी। तो ऑब्वियसली इसमें कोई अथॉरिटेटिव नेचर नहीं है। मेरी थ्योरी अलग हो सकती है किसी ऑब्जर्वेशन को लेके, आपकी थ्योरी अलग हो सकती है किसी ऑब्जर्वेशन को लेके, बट डॉक्ट्रिन इज समथिंग कि हमको, आपको, सबको फॉलो ही करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, तो डॉक्ट्रिन का एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको दूंगा। एग्जाम्पल देख रहे हैं, डॉक्ट्रिन का एग्जाम्पल होगा, अगर मैं आपसे कह देता हूं एन एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अब ये डॉक्ट्रिन है, ये हर एक्यूज्ड पे लागू होगी, और ये हम हर कोर्ट को माननी पड़ेगी, ठीक है, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कि जब तक प्रूव नहीं हो जाता, भले एक्यूज्ड 2 बार 3 बार 50 बार सजा काट चुका हो किसी और क्राइम को लेके, ठीक है,
फिर भी नए केस में दिस डॉक्ट्रिन विल बी फॉलोड। अगर मैं थ्योरी की बात करूं, थ्योरी का एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, अ मैन और अ पर्सन बिहेव्स प्रॉपरली व्हेन ही इज वॉच्ड। तो ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, इसमें आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है। मेरे ऑब्जर्वेशन पे जो मैंने लिखा वो ये लिखा, आपका ऑब्जर्वेशन कुछ और भी हो सकता है। सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस। सो कमिंग बैक टू व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। अब यहां पर मैं आपसे अगर पूछूं कि गवर्नमेंट क्या होता है, सो गवर्नमेंट की बात तो हम पिछले लेक्चर में कर ही चुके हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट की मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो सकती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। तो एक तरीके से अगर मैं बाय नेम एग्जांपल लूं तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी को जो है आप क्या कहेंगे, ही इज एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में कौन कौन आ सकता है, ऑल ऑफ द 545 प्लस 245 सीट्स, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, अगर मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं सारे ही, ठीक है, एमपीज, एमएलएज, ठीक है, एमएलएज फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली, सो एमपीज, ठीक है। तो एक तरीके से राहुल गांधी, अगर मैं बाय नेम एग्जांपल लूँ तो अपोजिशन, ठीक है। तो एंड जुडिशरी में क्या आता है, मैंने ये बोला भी था कि अगर मैं जनरली आपसे पूछता हूँ कि गवर्नमेंट किसकी है, कौन है, क्या है, तो दिमाग में आपके क्या आता है, एग्जीक्यूटिव। तो इन जनरल वी टेक गवर्नमेंट एज एग्जीक्यूटिव्स ओनली, बट if I talk in this context, then even the Rahul Gandhi will be taken as the part of the government, right? So right now India Pakistan war is going on, so not only the Narendra Modi will be responsible, even the opposition is responsible on the same footing, right? Whatever the decision has been taken. Why? Because okay, these kind of decisions are taken by cabinet committee on security, right? But there is always a right for the with the opposition. Opposition के पास ये अधिकार है कि they can oppose any executive step if they think that it is not in the favor of our country. So they are also responsible on equal footing. ठीक है, अब यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं लेना है इस बात को कि मैं किसी को सही गलत कह रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू हैव टू थिंक एज अ डिप्लोमैट, ठीक है। देन जुडिशरी, हम सभी जानते हैं कि जजेस होते हैं, तो इवन द जजेस विल बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो अगर गवर्नमेंट को मैं डिफाइन करूं तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अ गवर्नमेंट इज अ बॉडी विच परफॉर्म्स 3 एसेंशियल फंक्शंस। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। Now, these 3 essential functions can be performed in any country by one person only or by a few persons only, or can be performed by 3 different organs, by 3 different bodies, you can say, right? So that we will see कि वो सब क्या होता है। Now, a question for you, इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। द क्वेश्चन इज द टर्म गवर्नमेंट, ये सिर्फ आपके लिए थिंक एंड ग्रो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इज द टर्म गवर्नमेंट कैन बी यूज्ड फॉर अ बॉडी इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये क्वेश्चन जस्ट थिंक एंड ग्रो के लिए मैंने अभी फ्रेम किया है। ये क्या पूछना चाह रहा है कि
जनरली हम गवर्नमेंट का यूज करते हैं फॉर अ बॉडी विच इज एडमिनिस्ट्रिंग अ टेरिटरी, ठीक है। तो क्या मैं कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी बॉडी के लिए गवर्नमेंट का टर्म गवर्नमेंट यूज कर सकता हूं कि नहीं? इज देयर एनी बाउंडेशन ऑन अस टू यूज दिस टर्म स्ट्रिक्टली फॉर द बॉडी विच इज गवर्निंग द टेरिटरी, और इट कैन बी यूज फॉर अ बॉडी इन एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। तो ये कमेंट करके आप बताइएगा। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए मैंने क्या बात करा कि गवर्नमेंट is something which has to perform these three essential functions: legislative function, executive function, judicial function. Now these three essential functions are a kind of power, ठीक है ना, it's a kind of power. These three essential functions are a kind of power. Now suppose we have given this power to just one person or one body, ठीक है। नाउ दे विल मेक द लॉ। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक ही आदमी के पास, जैसे कि पहले होता था राजा, सिर्फ राजा का शासन है, एक ही राजा सब कुछ है। मेक द लॉ, एग्जीक्यूट द लॉ, एंड दे विल प्रोवाइड जस्टिस ऑल्सो बेस्ड अपॉन दिस लॉ। अब ये लॉ में कुछ प्रॉब्लम है। ये लॉ किसने बनाया? इस एक आदमी ने। इसके मूड पे निर्भर करता है, कैसा मूड था, जैसा मूड था वैसा उसने लॉ बना दिया। आज आपसे 10% टैक्स ले रहा है, कल इसका मूड हुआ 20% टैक्स लेने लगा, ठीक है। कभी भी चेंज कर दे रहा है, इसका कोई पीरियड नहीं है। किस बेसिस पे चेंज कर रहा है? नो वन इज देयर टू आस्क एनीथिंग। दो लोगों में लड़ाई हुई, ए और बी, दो में लड़ाई हुई, बी ने ए को बहुत मारा, ठीक है। तो इसने बी को, राजा ने बाय जस्टिस, बाय द रूल, बाय द लॉ बी को 6 महीने की सजा दे दी, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। बाद में यही ए की लड़ाई सी से हुई। अब सी राजा का सन था, तो सी राजा का सन था, तो ए को क्या है, सीधा डेथ सेंटेंस दे दिया। सो दिस काइंड ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है, जब ये हो रही है तो अब ये ए कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए अगर न्याय के लिए जाएगा तो घूम फिर के कहां आएगा? इसी के पास आएगा। तो इस तरीके की आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगी सिस्टम में, ठीक है। अब यहां पर एक राजा की कहानी आपको सुनना बड़ी जरूरी है, किंग लुइस 14, हु हैज द रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर इन यूरोपियन हिस्ट्री, 1643 टू 1715, अराउंड 72 ईयर्स, 72 साल तक इसका शासन रहा। अब 72 साल तक इसका शासन रहा तो ये राजा कब बना था? जब 4 साल का था, बाई 76, क्योंकि ही डाइड, ठीक है ना। तो वो मर गया था, इसीलिए उसने गद्दी छोड़ी। वो मरता नहीं तो और भी चलता, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 4 years ही बिकेम द किंग। द नेम ऑफ दिस किंग इज लुइस 14। सो अब 4 साल का ये था, क्या ही शासन करेगा। तो इसलिए जो मेन पावर थी वो किसके हाथ में थी? मेन पावर जो थी उस समय वो थी चीफ मिनिस्टर के हाथ में, ठीक है। चीफ मिनिस्टर इन द किंग्स कोर्ट, हुज नेम वाज कार्डिनल मैजरिन। अब जैसे जैसे ये थोड़ा बड़ा होता है तो ये देखता है कि मैं तो कार्डिनल मैजरिन की हाथ की कठपुतली बन चुका हूं। तो ये सबसे पहला स्टेप लेता है कि जब ये पावर में आता है तो सबसे पहला क्या स्टेप लेता है कि अब देयर विल बी नो चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। ऑल द पावर विल बिलोंग टू द किंग, ओनली किंग। और फिर ये धीरे धीरे जो है एब्सोल्यूट मोनार्की एस्टेब्लिश करता है। थोड़ा सा समझिए कैसे, मजा आएगा।
ये धीरे धीरे एब्सोल्यूट मोनार्की एस्टेब्लिश करता है। कैसे? ये देखता है क्या सिस्टम चल रहा है। तो सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था कि सामंतवाद था, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था उस समय, ही वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस, लेट मी टेल यू। तो फ्रांस में इस समय जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो था फ्यूडल सिस्टम। बहुत लोग जानते होंगे ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जिसमें फ्यूडल चीफ्स होते थे। और फ्यूडल चीफ्स ऑब्वियसली जब किंग्स कोर्ट लगता था, इन द किंग्स कोर्ट ये फ्यूडल चीफ्स अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते थे। इनका इंपॉर्टेंस किस पे डिपेंड करता था इन फ्यूडल चीफ्स का, कि हर किसी की अपनी मिलिट्री पावर क्या है, कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो अपनी बात किंग के सामने रख सकते थे, ठीक है। राजा से बोल सकते थे कि भाई एक हमको इसकी जरूरत है, ऐसा कर सकते हैं, राइट। सो किंग वॉज इन अ वे कंट्रोल्ड बाय द पर्सनल प्रेस्टिज और पर्सनल पावर ऑफ एवरी फ्यूडल चीफ। तो किंग के ऊपर भी एक तरीके का क्या था, एक बंदिश थी, ठीक है, कि उसको फ्यूडल चीफ्स की सुननी है, बिकॉज उनकी पावर से इसकी पावर बनती है। तो किंग ने सोचा इनको कमजोर कैसे किया जाए, तो ये सिस्टम को चेंज करना होगा। तो किंग ने एक नया सिस्टम इजाद किया। पहले तो इसने पैलेस की लोकेशन चेंज करी, जहां पे राज दरबार लगेगा, द किंग्स कोर्ट विल बी हेल्ड एट सम अदर प्लेस फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज बीइंग हेल्ड। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां पर ये लोकल जगह पर जहां हो रहा है, राज दरबार लग रहा है, वहां ये फ्यूडल चीफ्स आर वेरी पावरफुल। तो यहां पर अगर किंग कुछ भी करेगा तो दे कैन जनरेट द रिबेलियन, एक विद्रोह पैदा कर सकते हैं। तो पहले तो राज दरबार कहीं और लगाओ जहां ये अपनी जनता से, अपनी पावर से थोड़ा दूर हो। वहां पर एक नया सिस्टम लाओ। क्या नया सिस्टम लाया कि नाउ जो स्टेटस है इन फ्यूडल चीफ्स का, वो अब इनकी पर्सनल पावर पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस पर डिपेंड करेगा कि कौन राजा के ज्यादा करीब है, टू हुम द किंग इज मोर एक्सेसिबल, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द किंग। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द किंग का क्या मतलब है कि आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जब राजा जो होते हैं वो ड्रेसिंग कर रहे होते हैं तो उनके इर्द गिर्द कुछ चापलूस मंडरा रहे होते हैं, ठीक है, जो उनको इधर उधर की जानकारी देते हैं। राजा जब खाना खा रहा होता है तो उसके आसपास कुछ चापलूस बैठे होते हैं जो उनको जानकारी देते हैं। सो दिस इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द किंग। तो कौन राजा के कितना करीब है, कौन उसके खाने के समय उसके साथ है, कौन उसके साथ जब व्हेन ही इज ड्रेसिंग तो उसके साथ कौन है, एंड द किंग इज एक्सेसिबल टू हुम ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये सब चीजें अब डिसाइड करने लगी। तो ऑब्वियसली जो जितनी चापलूसी करेगा, ठीक है, राजा की, उतना ज्यादा राजा के करीब होगा। तो यहां पर चापलूसी स्टार्ट हो गई, अपनी पर्सनल पावर को बढ़ाना, उस पर ध्यान लोगों का कम हो गया। नाउ दिस स्लोली रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। अकेला राजा सबसे पावरफुल, और फिर वही दिक्कतें आने लगी जो मैंने आपको बताई। स्टार्ट हुआ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीपल, मासेस। जब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होने लगा, ठीक है, आर्बिट्रेरी डिसीजंस होने लगे, तब लोगों की बत्ती जली कि अब तो कुछ करना होगा, ठीक है। देन आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं रिवॉल्यूशंस एंड ऑल, एंड देन इट हैज लेड टू पीपल थिंक व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। Then the people realize that this concentration of power is the problem. Concentration of power is the problem. एक ही आदमी को या एक ही बॉडी को सारी पावर्स दे देना। एक ही बॉडी इज व्हाट, मतलब कुछ लोगों से बनी होगी, तो एक ही बॉडी को सारी पावर दे देना इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। सो दिस शुड बी अवॉइडेड।
तो ये हुआ कि जो भी गवर्न करेगा, जो गवर्नमेंट होगी, उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। सो लिमिटेड पावर इज द रिक्वायरमेंट। जो भी हमारी गवर्नमेंट होगी उसकी पावर्स को लिमिट करना होगा। सो लिमिटेड पावर of the government is the requirement. This is what the doctrine of limited government, that the government should not be arbitrary, it should be limited by some of the obligations. तो अब अपने यहाँ क्या क्या लिमिट करता है? अपने यहाँ सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिमिट करता है पावर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन नॉट गो अगेंस्ट द पावर ऑफ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Government cannot overreach the constitution, government can amend the constitution, but again the legislature is required. Within the legislature there is opposition. If the government, the executives will try to do something wrong, the opposition will first check it, ठीक है, उसको बैलेंस करेगा, and then when the parliament do something wrong, then there is judiciary. Judiciary will say that no, it is against the constitution, it is against the constitutional provisions, ठीक है। There has been many a time, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कई ऐसे लैंडमार्क केसेस हुए, like केशव नंदा भारती केस, the doctrine of basic structure came out of that. So constitution is what? Constitution is, you can say, an outcome of this doctrine of limited government. So now wait for the next video. तब तक आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए. It works as an incentive to upload more videos. Thank you.